पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। वैसे तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, अपना अपना मॉडल दिया। जैसे एक साइंटिस्ट है थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया था, उसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। और उस मॉडल में थॉमसन ने बताया था कि जैसे पुडिंग होता है या जैसे तरबूज होता है, तो उस तरबूज में जो रेड कलर वाला पार्ट होता है वो पूरे तरबूज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली, और उसके अंदर उसके जो सीड्स होते हैं वो इम्बीडेड होते हैं। या जैसे कोई पुडिंग लें, केक लें, तो केक में भी ऐसा ही होता है, उसमें जो रेजिन्स होते हैं, जो नट्स होते हैं, वो इम्बीडेड होते हैं। तो उसी तरह से थॉमसन ने बताया था कि एटम भी एक पुडिंग, एक तरबूज की तरह है, वाटरमेलन की तरह। जिस तरह से वो रेड वाला पार्ट पूरे तरबूज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वैसे ही उन्होंने बताया कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम के अंदर डिस्पर्स होता है, और उस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, इम्बीडेड होते हैं। लेकिन ये मॉडल फेल हो गया जब एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, उन्होंने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और रदरफोर्ड ने बताया था, आप लोग नोट कर सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसका क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को। तो रदरफोर्ड ने बताया कि थॉमसन गलत कह रहे हैं, वास्तव में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो केवल एटम के सेंटर में होता है। उसी सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड ने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ सेंटर में है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिट में, अपनी अपनी शेल में रिवॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो गलत साबित हुआ। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, थॉमसन के मॉडल में गलती ये थी, थॉमसन ने बताया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एटम में फैला हुआ है, जबकि वास्तव में जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के अंदर वो केवल एटम के सेंटर में होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने ये जो बात पता की थी कि पॉजिटिव चार्ज केवल सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है अलग अलग शेल में, तो ये रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उससे ये बात प्रूफ की थी। और वो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, उसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सब लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और पहली बार दुनिया को यह पता चला था कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे एटम के अंदर नहीं बल्कि केवल सेंटर में सिचुएटेड होता है। ठीक है, अब चलो इस एक्सपेरिमेंट को समझा जाए कि क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? तो देखिए, अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई, यानी अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो 2 यूनिट होगा, क्योंकि हीलियम का देखिए एटॉमिक नंबर 2 आ रहा है, और आप सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, यानी उस पे जो चार्ज है वो 2 यूनिट है। अब 1 यूनिट चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज आया वो आया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है तो अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो
यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है उस पे जो चार्ज होगा वो +2 यूनिट होगा, यानी +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अपने दिमाग में बात बैठा लें कि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, राइट। इनका जो मास होता है, मास आप देखिए, मास नंबर 4 है हीलियम का, तो इनका मास होता है 4 यूनिट, जिसे हम एमयू भी कहते हैं। एमयू का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, और एक एमयू में होते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो इतना होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स हैवियर होता है। प्रोटॉन का मास 1 mu होता है और अल्फा पार्टिकल का मास 4 mu है। तो आप अपने दिमाग में बात बैठाएं कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, उस पर 2 यूनिट चार्ज होता है, और उसका मास प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में 4 टाइम्स होता है, वो प्रोटॉन से 4 गुना भारी होता है। तो ये अल्फा पार्टिकल का इंट्रोडक्शन था। अब सवाल ये उठता है कि अल्फा पार्टिकल हमको मिलेगा कहां से? तो देखिए, कुछ सब्सटेंस रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे आप लोगों ने यूरेनियम का नाम सुना होगा, थोरियम का नाम सुना होगा, प्लूटोनियम का नाम सुना होगा। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इनके न्यूक्लियस से अपने आप अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही क्या? सर ऑडियो इज नॉट क्लियर। यस सर, और वीडियो में yes, भी अभी बंद हो गया है, तो अभी ओके, मैं एसी ऑफ कर रहा हूँ। ये सर आज का प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बताइए, आप ऑडियो क्लियर आ रहा है? यस सर, अब तो आ रहा है। हाँ, सब बच्चे अपना ऑडियो ऑफ कर दें, तभी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी आएगी और मेरा ऑडियो भी आपको अच्छे से सुनाई देगा। ओके सर। ओके, तो मैंने बताया कि अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है 2 यूनिट और मास होता है 4 mu। इसको नोट कर ले सब लोग, फिर मैं आगे बताता हूं। हाँ, और मैं जो अभी डिस्कस कर रहा था कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रदरफोर्ड ने रेडियम को यूज किया। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रदरफोर्ड को जो अल्फा पार्टिकल मिले वो रेडियम से मिले। रेडियम का सिंबल होता है Ra। तो इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे आप लोग भी प्रैक्टिकल करते होंगे तो ऑब्जर्वेशंस लेते होंगे, तो ऐसे ही रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसने 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन की। तो पहली ऑब्जर्वेशन है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं ऑब्जर्वेशंस। तो पहले मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बना देता हूं। रदरफोर्ड ने गोल्ड की एक शीट ली और उस शीट के ऊपर बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कराई। गोल्ड फॉयल जिसकी थिकनेस 10⁻⁻4 सेंटीमीटर थी। तो इसी गोल्ड की फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई
और ऑब्जर्वेशन लिया। जब रदरफोर्ड ये प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उन्होंने गोल्ड की फॉइल के पीछे जिंक सल्फाइड की प्लेट भी रख दी। ये जिंक सल्फाइड की प्लेट है। एक्चुअली ये जो जिंक सल्फाइड होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब इस प्लेट पे कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो इस प्लेट के ऊपर ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होते हैं, यानी ये प्लेट चमकने लगती है। उसकी वजह होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब कोई हाई स्पीड पार्टिकल जिंक सल्फाइड प्लेट से टकराएगा तो अचानक से उसकी एनर्जी में लॉस होगा, और आप सब जानते हैं एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो अगर किसी पार्टिकल के जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकराने पर उसकी एनर्जी में लॉस हुआ तो ये लॉस इन एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे जो लॉस इन एनर्जी है वो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की प्लेट पे स्ट्राइक करेंगे तो जहां जहां अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे वहां वहां ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होंगे, यानी वहां से लाइट एमिट होगी। ठीक है, तो ये पूरा एक सेटअप था। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल। तो हम अब पूरा सेटअप बनाने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड को मिली। तो ये देखिए, यहां पे रेडियम का एक ब्लॉक है, ये रेडियम है, और यहां से अल्फा पार्टिकल की एक बीम जा रही है। दिस इज, आप लोग डायग्राम बनाते रहिएगा। दिस इज बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो ये सारे अल्फा पार्टिकल एक बीम की फॉर्म में रेडियम से निकले, और जब इसकी बम्बार्डमेंट हुई गोल्ड के ऊपर तो रदरफोर्ड ने ये पाया कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट निकल गए बगैर किसी डिफ्लेक्शन के। ये मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो एकदम स्ट्रेट चले जा रहे हैं बगैर किसी डिफ्लेक्शन के। दीज आर मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन थी कि जो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, नोट कर लीजिए, गो स्ट्रेट without deflecting from their path. नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि ये बात रदरफोर्ड को कैसे पता चली कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट निकल गए बगैर डिफ्लेक्ट हुए। Then sir. हाँ, नोट कर लिया बेटा? Yes sir. हाँ, तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि अल्फा पार्टिकल जब जिंक सल्फाइड की प्लेट पे स्ट्राइक करते हैं तो ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होते हैं। तो रदरफोर्ड ने जिंक सल्फाइड की प्लेट को ऑब्जर्व किया और यह पाया कि बहुत सारे ब्राइट स्पॉट जिंक सल्फाइड प्लेट पे आ रहे हैं। अब ये बहुत सारे ब्राइट स्पॉट आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की प्लेट पे स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन अल्फा पार्टिकल और जिंक सल्फाइड के बीच में गोल्ड का एटम होगा, ठीक है। सारे अल्फा पार्टिकल
जिंक सल्फाइड की प्लेट तक पहुंच रहे हैं बगैर डिफ्लेक्ट हुए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये गोल्ड को पेनेट्रेट करते हुए जिंक सल्फाइड की प्लेट पे पहुंच रहे हैं। इसका यही मतलब है कि जो गोल्ड एटम है इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो हॉलो होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई मास होता तो 100% अल्फा पार्टिकल उससे टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाता, और जो इतने सारे ब्राइट स्पॉट आ रहे हैं वो ना आते, बहुत कम आते। तो इससे एक बहुत बड़ा कंक्लूजन रदरफोर्ड ने निकाला, आप लिख सकते हैं, इट मींस मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, यानी एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो खाली है, वहां पे कोई सिग्निफिकेंट मास नहीं है। और आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनका मास ना के बराबर होता है, तो एक तरह से जिस पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो खाली ही माना जाता है, एम्प्टी ही माना जाता है। जो भरा हुआ पार्ट है, जो फिल्ड स्पेस है, वो न्यूक्लियस होता है जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी रदरफोर्ड की, क्योंकि इसके पहले आया था थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन ने तो बताया था कि एटम के अंदर पूरा मास पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे तरबूज पूरा भरा होता है, पुडिंग बहुत पूरी भरी हुई होती है, तो ऐसे एटम को भी उसने पूरा भरा हुआ माना। जबकि यहाँ पे ये प्रूफ हो रहा है कि एटम पूरा भरा हुआ नहीं है, एटम मैक्सिमम खाली है, भरा हुआ खाली सेंटर में है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, वहीं पे सारा का सारा मास है एटम का। तो बच्चों ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर हुई सबको? यस सर। ओके, सब लोग बताएं, अनिमेश समझ में आया? शरद? ये ओके ओके, और कीरत? कीरत आपको समझ में आया? यस सर। ओके, तो दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको बताता हूं सेकेंड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में रदरफोर्ड ने यह पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो एटम के सेंटर से पास हो रहे थे, एटम के सेंटर के नजदीक से, वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हुए। तो कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन ये बहुत थोड़े आए, फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड। तो आप इसे नोट कर लें, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स which were passing close to center of atom were deflected तो नोट कर लीजिए बेटा ये ऑब्जर्वेशन, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। रदरफोर्ड ने पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो सेंटर ऑफ एटम के नजदीक से पास हो रहे थे वो डिफ्लेक्ट हो गए। अब कोई मुझे बता सकता है कि इसका क्या मतलब है, क्या कंक्लूजन निकलेगा इस ऑब्जर्वेशन से? दोनों प्लस से तो देखिए इससे आप ये कंक्लूजन निकालेंगे, सर, इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि सर बीच में कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसकी वजह से ये रिपल्शन रहा है। पॉजिटिव चार्ज है सर इस वजह से।
ठीक 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 ठीक, समझ गए सब लोग। अपना ऑडियो ऑफ करिए, मिक्सिंग होने लगी ऑडियो की। हाँ मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अल्फा पार्टिकल्स में प्लस चार्ज होता है, राइट। और ये जो डिफ्लेक्शन है ये रिपल्शन को शो कर रहा है, कि मतलब ये जो सेंटर है ये इसको अपने से दूर धकेल रहा है, रिपल्शन दे रहा है। तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे प्लस चार्ज है और सब जानते हैं कि सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, तो अगर अल्फा पार्टिकल में प्लस चार्ज है तो सेंटर ऑफ एटम के ऊपर भी प्लस चार्ज होगा, तभी रिपल्शन होगा और तभी ये डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। रदरफोर्ड ने पता किया कि एटम का जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए वो इन अल्फा पार्टिकल्स को रिपल्सन दे रहा है, अपने से दूर धकेल रहा है। तो यहां पे लिख सकते हैं इट मींस सेंटर ऑफ एटम इज positively charged and also its size is very small। और ये भी पता चला कि इसका जो साइज है, इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटा है, क्योंकि अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा होता न्यूक्लियस का तो फिर जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो कम नहीं बल्कि ज्यादा आते। तो दो बातें पता चली, पहला कि सेंटर पे पॉजिटिवली, सेंटर जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और दूसरी बात उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो साइज है वो बहुत स्मॉल है। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है और इसी ऑब्जर्वेशन से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। रदरफोर्ड ने सेंटर को नाम दिया न्यूक्लियस का। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। अब इसके बाद देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद रदरफोर्ड ने ये नोटिस किया कि बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हो गए इस तरह से। ये वो अल्फा पार्टिकल है जो एकदम न्यूक्लियस के फ्रंट में आ रहे थे, बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने आ रहे थे। तो रदरफोर्ड ने पाया कि बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल इस तरह से रिटर्न बैक हो गए। इसका यही मीनिंग है कि ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत हार्ड है, क्योंकि अगर ये सॉफ्ट होता तो अल्फा पार्टिकल इसको पेनिट्रेट करके आगे की ओर चला जाता और जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक कर जाता। इसका मतलब ये बहुत हार्ड है, बहुत डेंस है और बहुत रिजिड है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि वेरी फ्यू, मैं नोट कर देता हूं, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर रिटर्न बैक। Very few alpha particles were returned back. It means nucleus is very hard, dense, and rigid। तो बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हो गए, जिसका मतलब है कि न्यूक्लियस बहुत हार्ड है, डेंस है और रिजिड है। नोट कर लीजिए इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए इसके नाम में आ रहा है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग माने होता है बिखरना। तो एक तरह से देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल बिखर गए हैं। यहां से सारे अल्फा पार्टिकल साथ चले, यहां से यहां तक अल्फा पार्टिकल साथ चले, लेकिन जैसे ही
गोल्ड के पास पहुंचे, गोल्ड एटम के पास पहुंचे, तो वहां पे अल्फा पार्टिकल्स में बिखराव आ गया। मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट चली गई बगैर डिफ्लेक्ट हुए, थोड़े से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हो गए। तो इससे रदरफोर्ड ने ये पता किया कि जो एटम का मैक्सिमम पार्ट है वो एम्प्टी है। दूसरी बात ये पता की सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है जिसका वॉल्यूम बहुत कम है, उसे न्यूक्लियस का नाम दिया। और तीसरी बात जो उसको पता चली कि ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत हार्ड है, बहुत डेंस है, बहुत रिजिड है, इसी वजह से अल्फा पार्टिकल इसको पेनिट्रेट करके आगे नहीं जा पा रहा है, जिंक सल्फाइड की प्लेट पे स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है। तो बच्चों ये था रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप सबको समझ में आ गया होगा। और आज से बेटा मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है जूम पे, तो अगर किसी को जरा भी दिक्कत हो क्लास को समझने में तो मेरे से कांटेक्ट कर ले, मैं उसको रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज दूंगा। आधे आधे घंटे के हम 2 वीडियो बनाया करेंगे। जैसे अभी आधा घंटा हो गया है तो 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं ताकि रिकॉर्डिंग को बंद करके देख सकूं कि कैसा बना है वीडियो। 2 मिनट बाद हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे। आप भी 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। जो लिंक मैंने भेजा है उसी को ओपन करके आप दोबारा क्लास को ज्वाइन करें 2 मिनट बाद। ठीक है बच्चों? तो मैं मीटिंग को बंद कर रहा हूं। 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा।